अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज के इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का जो वैकेंसी अभी आपका आया है, लगभग 19,838 वैकेंसी देखने को मिल रहा है आपको। और इसमें जो है आपको ये फॉर्म जो है 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा फुल फिल करना। तो आप लोग जितने भी साथी हैं वो सभी फॉर्म को भरेंगे और ये जो है आपका डेली वे में अब जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा। इसमें जो है 50 क्वेश्चन लिए गए जाएंगे डेली, और जब आपका एग्जाम डेट दे देगा तब आपका जो है फुल लेंथ टेस्ट चलेगा। और ये अभी 50 क्वेश्चन चलेगा। इसके बाद ही होली के बाद ही आपका जो है प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, आपको 2 से 3 माह में एग्जाम ले लिया जाएगा। इसीलिए आप डेली वे में प्रैक्टिस सेट को देखिए। अगर आप नहीं भी तैयारी किए हैं तब फिर भी आप प्रैक्टिस सेट को अगर डेली देखते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम लोग इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, विज्ञान और अर्थशास्त्र सभी के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर सेशन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन का आपको जवाब देनी है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। यहाँ पर बात कर रहा है किसका, मौर्य वंश का। थोड़ा सा यहाँ से समझिए मौर्य वंश। मौर्य वंश की अगर शासनकाल की बात करिएगा तो ये कब तक रहा था, 322 ईसा पूर्व से, और बोल सकते हैं ये कब तक रहे थे तो बोल सकते हैं 185 बीसी तक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश का कार्यकाल देखिएगा तो लगभग जो है 137 वर्षों तक देखने को मिला है। अब यहाँ पर बात करेंगे मौर्य वंश के संस्थापक की बात करेगा तो कौन हो जाएगा, आपको चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, और यहीं पर बात करेगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा। अंतिम शासक आपका हो जाएगा बृहद्रथ। क्या बोलेंगे, बृहद्रथ हो जाएगा। और बृहद्रथ की हत्या किसने कर देता है, इनका सेनापति रहता है कौन, याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग। क्या बोलेंगे, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने इनका हत्या कर देता है, याद रखिएगा, हत्या कर देता है। और इसके जगह पर किस वंश की स्थापना करती है, शुंग वंश की स्थापना करता है। तो ये जो है मौर्य वंश का टाइम पीरियड है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आपको जो सवाल पूछा जाता है ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश का अगर बात करेगा सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, सबसे प्रतापी शासक में आएगा अशोक। अशोक एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने, याद रखिएगा, क्या जारी किया था, अभिलेख जारी किया था। क्या जारी किया था, अभिलेख जारी। और टोटल कितने अभिलेख जारी किए, 14 अभिलेख जारी किए। जब भी आगे का प्रश्न आएगा तो वहां पर हम आपको डील कर देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका आंसर सही किए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर आप ईमानदारी पूर्वक टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं और जो है डेली प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जा पाएगा। ठीक है, जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या बोल रहे हैं। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। देखिए बात करेंगे यहाँ पर जैन धर्म। जैन धर्म का जो साहित्य होता है उसको संबंधित रूप से, यानी कि सभी को मिलाकर हम लोग क्या नाम देते हैं, आगम देते हैं। क्या बोलेंगे, आगम। जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात करेगा तो ये कौन हो जाएंगे, ऋषभ देव हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, ऋषभ देव हो जाएंगे। जैन धर्म की बात करिएगा तो इसमें जो कुल 24 तीर्थकर हुए, क्या बोलेंगे, 24 तीर्थकर हुए। ठीक है, इसमें प्रथम तीर्थकर की बात करेगा तो वो कौन हो जाएंगे, ऋषभ देव हो जाएंगे। ठीक है, वहीं बात करेगा आपको अंतिम तीर्थकर कौन हो जाएंगे, ये ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। अंतिम तीर्थकर की बात करेगा तो वो हो जाएगा महावीर स्वामी। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो प्रश्न में पूछे गए हैं, बिहार पुलिस में जितना भी बार शिफ्ट हुआ सब में पूछा कि याद रखिएगा जैन धर्म के, बोल सकते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। क्या बोलेंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की बात करेगा तो वो हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्या हो जाएंगे, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। जैन धर्म का अगर संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव। और वहीं पर अगर वास्तविक शब्द लगा दे, क्या लगा दे, वास्तविक शब्द लगा दे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, तब हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। यहाँ पर बात करेंगे मुगल काल। क्या बोलेंगे, मुगल काल। मुगल काल की स्थापना की बात करेगा तो इनका स्थापना 1526 ईस्वी में किसके द्वारा किया जाता है, बाबर के द्वारा। और कौन सा युद्ध, तो बोल सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या बोलेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, अब यहाँ पर शासन आता है अकबर। अकबर की बात करेगा तो अकबर का कार्यकाल की बात करेगा तो इनका कार्यकाल लगभग जो है बोल सकते हैं 1556 से 1605 तक देखने को मिल रहा है। कब तक, 1556 से 1605 तक इनका कार्यकाल देखने को मिल रहा है। तो अकबर जो है, याद रखिएगा, नगारा बजाने में निपुण था। किसमें, नगारा बजाते थे अकबर। अकबर के दरबार में याद रखिएगा तानसेन रहते थे। क्या बोलेंगे, तानसेन रहते थे। तानसेन को याद रखिएगा कंटा
बोल सकते हैं कंठाविरन उपाधि दिया था किसने, अकबर ने, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अकबर से जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्होंने जो है याद रखिएगा दास प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है। उनके बाद याद रखिएगा इन्होंने जो है तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है जजिया कर को भी समाप्त किया था, क्या किया था, जजिया कर की। उसके बाद इन्होंने याद रखिएगा मजहर की घोषणा चलाया था। उसके बाद एक धर्म चलाया था जिसको हम लोग बोलते हैं दीन ए इलाही धर्म, ठीक है। एक जो है संबत चलाया था जिसको हम लोग बोलते हैं इलाही संबत। ये सभी प्रश्न जो है यहाँ तक पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर से समझिए, दास प्रथा का संबंध कब कब किया गया था, 1562 में। तीर्थ यात्रा को प्रतिबंध कब किया था, 1563 में। जजिया कर कब किया था, 1564 में। तो ये तीनों जो है सीरियली किया था, तो इसको एकदम याद रखनी है। मजहर की घोषणा की बात करिएगा तो 1579 ईस्वी में किया था। दीन ए इलाही संबत की घोषणा कब किया था, धर्म का, 1582 में। और इलाही संबत की बात करेगा 1583 में स्टार्ट किया था। दीन ए इलाही धर्म जो है इसमें एकमात्र हिंदू शासक जुड़ा था, याद रखिएगा। उनका नाम क्या हो जाएगा, याद रखनी है, बिरबल। क्या बोलेंगे, बिरबल, ठीक है। ये चीज़ को एकदम ध्यान दीजिएगा। इस तरह से जब आप तैयारी कीजिएगा, जिसका भी फैक्ट आया, जिससे मुगल वंश आया, अकबर आया, उसका टोटल बारे में, उनके बारे में अगर जान जाइएगा तो आपका तैयारी बूस्ट हो जाएगा। और देखिएगा अगर आप सेट मारिएगा यहाँ से देखने के बाद आप ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर पाइएगा, ठीक है। इसीलिए आपको ईमानदारी पूर्वक कहते हैं कि आप लोग जो है ईमानदारी पूर्वक पूरे प्रैक्टिस सेट को देखना है, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक। अगर आप डेली 50 क्वेश्चन देखते हैं तो एक दिन में आपको 50 गुना अगर बात करेगा, लगभग 5 फैक्ट भी बताएंगे तो 5 25, यानी कि 250 क्वेश्चन डेली आप समेट के जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व का दावा किस नाम से जाना जाता है, तो ये चौथ के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे, चौथ। यहाँ पर बात करेंगे मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा, शिवाजी हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और मराठा में जो याद रखिएगा चौथ लिया जाता है, वो कितना लिया जाता था, तो याद रखिएगा भूमि का 1/4, ठीक है। और यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा सरदेशमुखी, क्या बोलेंगे, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, याद रखिएगा, वो लिया जाता है 1/10 भाग। आपको अगर एग्जाम में पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा लपेट नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। अब देखिए ये जो सवाल आता है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी में। अब देखिए यहाँ पर है मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। तो याद रखिएगा बंगाल में, क्या बोलेंगे, बंगाल में जो है स्वतंत्र शासक की स्थापना किसने किया है, तो याद रखिएगा स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था किसने, मुर्शिद कुली खां ने। क्या बोलेंगे, मुर्शिद कुली खां ने किया था। और ये किसके समय किया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला के समय। याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला के समय इन्होंने जो है, याद रखिएगा, बोल सकते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था। और मुर्शिद कुली खां ने एक जगह बनाया था, मतलब बोल सकते हैं शहर का निर्माण किया था, उनका नाम क्या था, मुर्शिदाबाद। और बोल सकते हैं ये मोहम्मद शाह रंगीला क्या था, मुगल शासक था। मुगल शासक के समय अगर पूछा जाएगा बंगाल की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका, मुगल वंश के समय। लेकिन उन्हीं जो मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नामक शहर बनाया और बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया, वहाँ से राजधानी बंगाल, ढाका से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बनते हैं अलीवर्दी खां। क्या बोलेंगे, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां की बात करेगा तो अलीवर्दी खां का शासनकाल देखने को मिलता है 1740 से लेकर 1756 तक। इन्होंने जो है ये ऐसे बंगाल के शासक, ये तीनों जो है बंगाल के शासक थे। तो यहाँ पर से पहले आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर बात करेंगे मुर्शिद अलीवर्दी खां एक ऐसे बंगाल के नवाब हुए जिन्होंने, याद रखिएगा, अंग्रेजों को बोल सकते हैं टैक्स देना बंद कर दिया। क्या बोलेंगे, अंग्रेजों को जो है टैक्स देना बंद कर दिया। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसके समय में बंगाल इतना वृद्धि किया कि याद रखिएगा भारत का स्वर्ग कहने जाने लगा किसको, बंगाल को। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बात करेंगे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला से तो आप भली भांति चर्चित ही होंगे। सिराजुद्दौला के समय याद रखिएगा पलासी का युद्ध होता है। क्या बोलेंगे, पलासी का युद्ध होता है। और पलासी का युद्ध कब होता है, याद रखनी है 23 जून 1757 को। कब होता है, 23 जून 1757 को होता है। और ये युद्ध कब होता है, याद रखिएगा किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। जिसमें कि बोल सकते हैं सिराजुद्दौला का एक सेनापति रहता है मीर जाफर, जिसके द्वारा धोखा दिया जाता है और सिराजुद्दौला की पराजित हो जाता है। और इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव ने इसी युद्ध के द्वारा भारत में जो है बोल सकते हैं बंगाल में बोल सकते हैं ब्रिटिश प्रभुत्व संपन्न को स्थापित किया था। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। ये तीनों कहाँ के नवाब थे, बंगाल के नवाब हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए
आगे की सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई, निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। कौन हो जाएंगे? सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती ने, याद रखिएगा, अखिल भारतीय, क्या बोलेंगे? अखिल भारतीय, क्या बोलेंगे? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। क्या बोलेंगे? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। और ये कब किया था? तो याद रखिएगा 1936 में। 1936 में। और कहाँ पर किया था? तो याद रखनी है, लखनऊ में किए थे। कहाँ पर किए थे? लखनऊ में किया था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसको जो है स्थापित किसके द्वारा किया गया था? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए इसको एकदम याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई? देखिए, मैकाले की शिक्षा नीति की बात करिएगा तो एक अधिनियम आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। ये बोल सकते हैं, इस अधिनियम में बोला गया कि शिक्षा के लिए जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। क्या बोलेंगे? शिक्षा के लिए जो है प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब जाके 1833 में जब देखा गया कि इसमें जो है शिक्षा पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया। 1813 से लेकर 33 तक एक भी शिक्षा पर खर्च नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? तो अंग्रेज को ये नहीं समझ में आ रहा था। दोनों तरफ के अंग्रेज में ही मतभेद हो गया था। बोल रहा था कि भारत में शिक्षा अंग्रेजी पद्धति में दिया जाए या भारतीय शिक्षा में दिया जाए। इसीलिए मतभेद हुआ था। इसीलिए एक अधिनियम होता है 1833। उसके बाद 1834 में गठन होता है क्या? याद रखिएगा, एक बोल सकते हैं मैकाले विधि, मैकाले योजना। और मैकाले योजना ने रिपोर्ट कब देता है? 1835 में। और बोल सकते हैं शिक्षा नीति कब लागू हुआ? 1835 में। और बोला गया कि भारत में जो है शिक्षा किस माध्यम में दिया जाएगा? तो अंग्रेजी माध्यम में दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1835। अधिनियम पूछेगा तो 1834। ठीक है, योजना पूछेगा तो मैकाले द्वारा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया? देखिए, 1857 की बात करेगा तो इसमें जो है प्रत्येक बोल सकते हैं सभी जगह से जो है सभी लोगों ने भाग पार्टिसिपेट किया। लेकिन कुछ वंश ऐसे थे जो कि अंग्रेजों का साथ दिया जाता था। आपको पता है कि जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें जो है भारत ने सहयोग किया है कोई ना कोई व्यक्ति के रूप में। यहाँ पर जो है 1857 में जो अंग्रेजों का शासन दिया था, सर्वाधिक सहायता किया था, वो किसने किया था? ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1857 से जो है यहाँ पर से इसका मुखिया अगर पूछा जाएगा आपको, तो इसका मुखिया कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बोल सकते हैं बहादुर शाह जफर। क्या बोलेंगे? बहादुर शाह जफर हो जाएगा। और इसने जो है दिल्ली से नेतृत्व किया था किसने? बख्त खां ने। क्या बोलेंगे? बख्त खां ने किया था। 1857 में बात करिएगा तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग ने जो है पार्टिसिपेट किए थे। यहीं पर आपको पूछा जाएगा कि अवध से किसने किया था। आपको यहाँ पर पूछा जाता है कानपुर से किसने किया था। आपको और पूछा जाता है, याद रखिएगा, इलाहाबाद से किसने किया था। क्या बोलेंगे? इलाहाबाद से किसने किया था। आपको यहीं पर पूछा जाएगा कि बिहार से किसने किया था। ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाएगा कि झांसी से किसने किया था। आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि दिल्ली से जो है सैन्यतीत किसने किया था। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि मेरठ से किसने किया था। अब यहाँ तक आपको लिखिए। चलिए आप देखते हैं। देखिए, अवध से बात करेगा तो ये कौन हो जाएंगे? बेगम हजरत महल हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने। इलाहाबाद से किसने किया था? तो याद रखिएगा, इलाहाबाद से अगर बात करिएगा तो ये इलाहाबाद से अगर बात करिएगा तो ये हो जाएंगे लियाकत अली खां। क्या बोलेंगे? लियाकत अली खां हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बिहार के जगदीशपुर से किसने किया था? याद रखिएगा, वीर कुंवर सिंह ने। क्या बोलेंगे? वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। झांसी से किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने। क्या बोलेंगे? लक्ष्मीबाई ने किया था। दिल्ली से किसने किया था? अभी तुरंत हमने बताया, वक्त खां ने। किसने किया था? वक्त खां ने। मेरठ से किसने किया था? कदम सिंह ने। किसने किया था? कदम सिंह ने। तो इस तरह से आपको एकदम याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग जब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। देखिए, जो यहाँ पर दिया गया है हार्डिंग बम कांड, तो देखिए एक होता है, याद रखनी है, तृतीय दिल्ली दरबार। क्या बोलेंगे? तृतीय दिल्ली दरबार होता है। और तृतीय दिल्ली दरबार कब होता है? 1911 में होता है। और इसमें यह योजना बनाया गया कि बोल सकते हैं भारत की राजधानी जो है, क्या बोलेंगे? भारत की राजधानी। ठीक है, भारत की राजधानी उस समय कहाँ पर हुआ करती थी? कलकत्ता। क्या बोलेंगे? कलकत्ता। तो कलकत्ता से जो है राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो आपको पता है जिस तरह राष्ट्रपति जो है, याद रखिएगा, राजधानी नगर में रहता है, प्रधानमंत्री राजधानी नगर में, उसी तरह भारत का उस समय वायसराय कौन था? बोल सकते हैं हार्डिंग बम था। बोल सकते हैं हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, तो हार्डिंग द्वितीय जो है अपना बोरा बिस्तर उठा के, याद रखिएगा, 1912 में जो जब राजधानी परिवर्तित हो गया तब जो है कलकत्ता से कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। तो यहीं पर जो है, याद रखिएगा, रास बिहारी बोस। क्या बोलेंगे? रास बिहारी बोस।
रास बिहारी बोस ने जो है क्या योजना बनाया, कई साथियों को मिलाकर कि इस पर जो है जैसे ही कलकत्ता से दिल्ली जाएगा, तो इस पर जो है क्या फेंकना है, बम मारना है, ठीक है? इसी को हम लोग हार्डी बम कांड के नाम से जानते हैं और इसी को हम लोग दिल्ली संयंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? दिल्ली संयंत्र केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? और इसमें जो है रास बिहारी बोस का जब नाम आने लगा, तो ये भागकर कहाँ चल गए, उस समय भारत का बोल सकते हैं ब्रिटेन का विरोधी हुआ करता था जापान, और जापान ही चल गए और वहीं से ही भारत की आज़ादी में समर्थन किया। और इसमें जो है 4 व्यक्तियों को जो है फांसी दिया गया। इसमें कौन थे? मास्टर अमित चंद्र थे और बालमुकुंद थे, अवध बिहारी थे और एक का नाम जो याद रखिए बसंत विश्वास। क्या याद रखेंगे? बसंत विश्वास। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको पूछे गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर से भगवती चरण बोरान नहीं था, तो याद रखनी है ये 4 ऐसे व्यक्ति थे जिसको फांसी दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? सभी को समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सैनाथ सेन था। तो चीनी क्रांति सबसे पहले कब हुआ है? 1911 में, बिल्कुल ठीक है। नेता कौन था, नायक कौन था? सैनाथ सेन। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सैनाथ सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। तो बिल्कुल ठीक है, 1905 में किया था। और वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुआ। तो बिल्कुल का राइट सही आंसर हो जाएगा। तो ये सभी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो इसको याद कर लेनी है। इस तरह के विश्व भारत इतिहास से भी आपको बिहार पुलिस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। देखिए पुनर्जागरण के आंदोलन की बात करेगा तो ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? इटली के, और इटली के बोल सकते हैं फ्लोरेंस नामक शहर में हुआ था। कहाँ पर? फ्लोरेंस नामक शहर में। और बोल सकते हैं अगर यहाँ पर बात करेंगे पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा पुनर्जागरण का अगर अग्रदूत कहा जाएगा तो वो किसको कहा जाएगा? दांते को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? दांते को कहा जाएगा। दांते एक ऐसा था जिन्होंने जो है याद रखिएगा पुनर्जागरण पद्धति शुरुआत किया था और सबसे पहले कहाँ पर क्या था? इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में किया था। और दांते ने एक पुस्तक भी किया था उस समय, याद रखिएगा इटली में टस्कन भाषा में चल चल रहा था और उस पुस्तक का नाम था, याद रखिएगा, बोल सकते हैं डिवाइन डिवाइन कॉमेडी। क्या बोलेंगे? डिवाइन कॉमेडी। और डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने किया था? दांते ने किया था। और इसमें जो है याद रखिएगा स्वर्ग और नरक की बात की गई थी। किसका? स्वर्ग और नरक की बात की गई थी, ठीक है? तो इन सभी बातों को याद रखनी है। चलिए आगे के सवाल को हम लोग देखेंगे। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? देखिए सुंदरता की देवी के रूप में पूजा किसकी करती हैं? शुक्र का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि याद रखिएगा शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है, और जब सबसे चमकीला ग्रह है तो यूरोपवासी इसको जो है भगवान के रूप में पूजा करते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। शुक्र को याद रखिएगा पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? पृथ्वी का बहन भी बोलेंगे। और बोल सकते हैं सुबह का तारा। क्या बोलेंगे? सुबह का तारा। और बोल सकते हैं शाम का तारा। ये दोनों किसको बोला जाता है? तो शुक्र ग्रह को बोला जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। पहले जो है प्लूटो भी याद रखिएगा ग्रह की श्रेणी में आता था, लेकिन 2006 के बाद जो है इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। क्या कर दिया? बाहर कर दिया। यह भी क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा पूछ लिया है। सबसे नजदीकी ग्रह पूछेगा तो बुध। मंगल ऐसे ग्रह है जिस पर कि याद रखेगा जीवन यापन संपन्न है पृथ्वी को छोड़कर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलेदित करना है। यहाँ जनजाति दिया गया है और यहाँ पर राज दिया गया है। तो गद्दी जनजाति कहाँ पर पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। अभी जो हाल ही में 2-3 दिन पहले आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है उसमें ये 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। तो एक का हो जाएगा दो। टोंडा जनजाति याद रखिएगा ये कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए आप। ये जो है याद रखिएगा भारत का दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी पार्ट बोल सकते हैं, दक्षिण भारत है। और दक्षिण भारत जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग जहाँ पर आकर मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीलगिरी क्षेत्र बोलते हैं। नीलगिरी क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है टोंडा जनजाति। और टोंडा जनजाति में याद रखिएगा बहुपति विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। मतलब बोल सकते हैं एक ही महिला के कई सारे पति होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो है याद रखिएगा लड़की का जैसे ही देखता है कि माँ के गर्भ में जो है लड़की है तो वहाँ पर उनका हत्या कर दिया जाता है। ये सब करोड़पति इस सब जनजाति में पाया जाता है। तो टोंडा जनजाति कहाँ पर पाएगा? नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी क्षेत्र कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। तो ये हो जाएगा 1 2 का 4 हो जाएगा। खासी तो आपको पता है मेघालय में, गारो खासी जनता ये सब मेघालय में। नागा हो गया, कुकी हो गया, ये सब कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर में। तो ये हो जाएगा 3। तो 2 4 1 3 देख लीजिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए आपको टेंशन एकदम फ्री रहना है। इस चैनल के माध्यम से पिछला बार भी बिहार पुलिस में बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो है रिजल्ट लिए थे। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमको आइडिया है 2 साल से कि क्या आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और कई बार हम क्वालिफाई भी किए हैं। तो इस तरह से हम आपको बता सकते हैं, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती है? तो ये लोहा के लिए जानी जाती है। और ये कहाँ पर है? तो याद रखनी है, उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। कोयला जो है याद रखिएगा रानीगंज, क्या बोलेंगे? रानीगंज। रानीगंज कहाँ पर पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तांबा जो है राजस्थान का खेतरी, क्या बोलेंगे? खेतरी। और ये कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। सोना जो है कहाँ पर पड़ेगा? कर्नाटक, क्या बोलेंगे? कर्नाटक का याद रखिएगा केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, इसको बोला जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन है? ये चीज पूछा जाएगा। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप जब पहली बार देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पूरा चीज बताया जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे गंगा नदी, क्या बोलेंगे? गंगा नदी। गंगा नदी बात करिएगा तो एक नदी है अलकनंदा, क्या बोलेंगे? अलकनंदा नदी, ठीक है। और एक नदी है भागीरथी, क्या बोलेंगे? भागीरथी। इस दोनों नदी जहाँ पर मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं देव प्रयाग, क्या बोलेंगे? देव प्रयाग। और देव प्रयाग की जलधारा ही हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। तो इतना बात समझ में आ गया। अब गंगा नदी जब यहाँ से बहती है तो याद रखिएगा उत्तराखंड से ये जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा बिहार में बक्सर जिला से प्रवेश करती है। और याद रखिएगा कटिहार के समीप जो है बाहर निकलती है। और झारखंड के बीच सीमा बनाकर ये अपना जल कहाँ पर लेके जाती है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक जो है इनका नाम हो जाता है याद रखिएगा हुगली, और दूसरा का हो जाता है भागीरथी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहाँ पर बात करेंगे इसकी कौन-कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो है आपका हो जाएगा पश्चिमी भाग, क्या हो जाएगा? पश्चिमी भाग हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा पूर्वी भाग। तो यहाँ पर से थोड़ा-सा समझिए कि पश्चिमी और पूर्वी बात यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पश्चिमी की बात करेगा तो ये हो जाएगा रामगंगा। गंगा की सहायक नदी कौन हो जाएगा? रामगंगा। उसके बाद बात करिएगा तो कौन हो जाएगा? गोमती हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? घाघरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? गंडक हो जाएगा। उसके बाद बात करिएगा तो कौन हो जाएगा? कोसी हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में बात करिएगा तो ये कौन हो जाएगा? याद रखनी है लास्ट में ये हो जाएगा महानंदा, क्या बोलेंगे? महानंदा। और नीचे से जब बात करेगा तो यहाँ पर कौन मिलती है? यमुना नदी मिलती है। और बात करेंगे कौन नदी मिलती है? सोन नदी मिलती है। इतना जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। अब जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे पश्चिमी कौन हो जाएगा? रामगंगा। और सबसे पूर्वी हो जाएगा महानंदा। तो रामगंगा और महानंदा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर से जो आपको और सवाल पूछेगा गंगा नदी से, गंगा नदी की सहायक नदियाँ कितनी है? तो याद रखनी है सहायक नदियों की बात करेंगे तो इसका सहायक नदियाँ हो गया। और इसकी लंबाई की बात करेगा, लंबाई भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो याद रखनी है 2525 किलोमीटर। आपको जितने भी फैक्ट यहाँ पर बताने जाते हैं उसके लिए आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बार बार आपको यहाँ पर याद करवा देंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? तो ये लिंगानुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? लिंगानुपात। और सबसे अधिक अगर पूछेगा कि किस राज्य का लिंगानुपात है, अधिक राज्य पूछेगा तो ये हो जाएगा केरल, क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और अभी जो है सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है ये आपको बताना है, शायद आपका हरियाणा होगा, एक बार इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको एक बार देख लेनी है, ठीक है। चलिए आगे की सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए बांदीपुर अभ्यारण्य की बात करेगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। मेलघाट कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। पखोई कहाँ पर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। यानी 2 4 1 3 इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। देखिए जिस तरह से ये बोल सकते हैं आपका जो है यहाँ पर से समझिए, ये जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं दक्षिण भारत है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या हो जाएगा? याद रखनी है, ये जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं पूर्वी भारत है, पूर्वोत्तर भारत है। और पूर्वोत्तर भारत में जितने भी जनजाति रहते हैं और वो क्या करते हैं, याद रखिएगा, सबसे पहले जो है जमीन खोजते हैं। और जिस जंगल को खोजते हैं, जंगल बोलिए, जमीन नहीं जंगल, और उस जंगल को जलाते हैं, क्या बोलते हैं? जलाते हैं। और जब यहाँ पर जलाते हैं तब यहाँ पर खेती करना प्रारंभ करते हैं। और जब यहाँ की उर्वरा शक्ति मर जाती है तब ये जो है उठ के दूसरे जगह जाते हैं। इसी खेती को हम लोग झूम कृषि के नाम से जानते हैं पूर्वोत्तर भारत में। लेकिन जनजाति तो प्रत्येक राज्य में रहते हैं, लगभग राज्य में रहते हैं। तो अलग अलग जनजाति जो अलग अलग खेती करती है, झूम कृषि का अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है। यहाँ पर पूछ रहा है झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो पलामू कहते हैं, क्या बोलते हैं? पामलू कहते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, सॉरी पामलू नहीं कहेंगे, ये क्या कहेंगे याद रखनी है। अगर झारखंड की बात करेगा तो ये करूबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करूबा। पामलू की बात करेगा तो ये कहाँ पर किया जाता है? कहा जाता है मणिपुर में कहा जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में। खील की बात करेंगे तो ये हिमालयी क्षेत्र में कहा जाता है। कहाँ पर? हिमालयी क्षेत्र में कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपके ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है दीपा। दीपा की बात करेगा तो ये कहाँ पर कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अगर बात करेगा खेती को, झूम कृषि को क्या कहा जाता है? दीपा। और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के अलावा अंडमान निकोबार में भी, कहाँ पर? अंडमान निकोबार में भी दीपा कहा जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लेकिन नहीं है। नहर परियोजना है और अवस्थिति। तो घाट प्रवाह नहर जो है कर्नाटक में है, घाट प्रवाह नदी पर, बिल्कुल ठीक है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है। किस पे है? ताप्ती नदी पर है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में नीरा नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं, राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान में हो जाएगा। और याद रखिएगा जवाई नदी पर हो जाएगा। और जवाई किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा लूनी की सहायक नदी है। क्या बोलेंगे? लूनी की सहायक नदी कौन हो जाएगा? जवाई। और लूनी एक ऐसी सहायक नदियां हैं जिसका कि याद रखिएगा जल जो है समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। क्या बोलेंगे? समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया? तो ये हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन। क्या बोलेंगे? 10वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको है 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा याद रखिएगा सिक्किम को जो है सह राज्य का दर्जा दिया गया। क्या बोलेंगे? सिक्किम को जो है सह राज्य का दर्जा दिया गया। और ये 36वां संविधान संशोधन 1975 में होता है। इसमें जो है सिक्किम को 22वां राज्य बना लिया, किसमें? और भारत में मिला लिया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। सह राज्य पूछेगा तो 35वां संविधान संशोधन, और टोटल राज्य बना लिया संपूर्ण तरीके से तो ये 36वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में जो है याद रखिएगा दल बदल की बात की गई, दल बदल कानून की बात की गई है। ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत को अलग किया गया? तो बर्मा जो है भारत से कब अलग हुआ है? 1937 में हुआ है। और ये अधिनियम पूछेगा तो भारत शासन अधिनियम याद रखेगा 1935 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा क्या हुआ था, इसमें जो है याद रखेगा संघ न्यायालय की भी स्थापना किया गया था। क्या बोलेंगे? संघ न्यायालय की स्थापना। इसी के द्वारा याद रखेगा केंद्र में जो है द्वैत शासन लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। और बोल सकते हैं प्रांत में जो है द्वैत शासन को समाप्त किया गया। क्या बोलेंगे? प्रांत में जो है द्वैत शासन को समाप्त किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1909 के अधिनियम को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या बोलेंगे? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसी में जो है मुस्लिम लीग को जो है याद रखिएगा अलग बोल सकते हैं निर्वाचन पद्धति का मांग किया था। और इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधिनियम को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं है। तो यहाँ पर गैर नागरिक मतलब हो गया विदेश, विदेशी लोगों को याद रखेगा। मौलिक अधिकार की बात करेगा तो जो ऐसे 5 मौलिक अधिकार हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय को ही अधिकार है। और वो कौन कौन से मौलिक अधिकार है? तो 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 15, 16 याद रखिएगा, 19, 29 और 30। ठीक है, ये ऐसे 5 मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय को ही अधिकार है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार अनुच्छेद 29 में है। जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। तो ये देखिए 19 और 29 जो है ये प्रकार का है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय को अधिकार है। भारतीय को यही 5 मौलिक अधिकार की बात की गई है। अब देखिए मौलिक अधिकार में 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल का अनुच्छेद आता है। तो एक बार इनको सभी को हम बोल देते हैं, एक बार आपको सुन लेनी है। अनुच्छेद 12 में बोला गया है याद रखिएगा मौलिक अधिकार राज्य की परिभाषा। 13 में बोला गया है अल्पीकरण। 14 में बोला गया है विधि के समक्ष समानता। 15 में बोला गया है धर्म जाति के लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत। 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में है दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। 23 में है बेगारी प्रथा एवं बलात्श्रम। और 24 में है 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करनी है। 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अंतःकरण। और 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में है धार्मिक कार्य के लिए कोई भी आप धन इकट्ठा कर रहे हैं तो वहां पर आपको सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। 28 में है कोई भी विद्यालय सरकारी रुपये से चल रहा है तो वहां पर जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में है याद रखिएगा अल्पसंख्यक समुदाय अपना शिक्षक संस्थान खोल सकते हैं और वहां पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको निरस्त कर दिया। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार है। और 33 में क्या है? सैनिक का मूल अधिकार थोड़ा सा अल्पीकरण किया जाए, याद रखिएगा।
यहाँ तक आपको एकदम आर्टिकल को याद रखनी है, ठीक है? चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिए। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, तो ये हो जाएगा मीरा कुमार। कौन रहा है? मीरा कुमार हो जाएगा। विजय लक्ष्मी बात करेगा तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है पहला अध्यक्ष रहा था। शीला दीक्षित बोल सकते हैं दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही थी? शीला दीक्षित। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? याद रखिएगा, सुचिता कृपलानी। और कहाँ का था? यूपी की थी, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन की योग्यता की बात किया है तो ये हो जाएगा आर्टिकल, पुनः निर्वाचन की योग्यता यानी दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसको इसमें ये चीज बोला गया, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 57। अब देखिए अनुच्छेद 52 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति बनने की पद की बात की गई है। 53 में क्या बोला गया है? इसकी जो राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति निहित होगी किसमें? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में क्या बोला गया है? निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति या कोटा बोल सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के का जो चुनाव होगा कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 57 में राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। 59 में है राष्ट्रपति की शर्तें सेवा। और अनुच्छेद 60 में है बोल सकते हैं शपथ। 61 में है महाभियोग। इन तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, तो देखिए भारतीय संसद जो है राज्य के किसी भी कानून पर विषय बना सकते हैं। देखिए एक होता है संघ सूची, एक होता है आपका राज्य सूची, और एक होता है आपका समवर्ती सूची। यहाँ तक तो आपको पता होगा। देखिए संघ सूची पर केंद्र कानून कौन बनाएंगे? केंद्र बनाएंगे। राज्य में कौन बनाएंगे? तो याद रखिएगा विधानमंडल बनाएंगे, राज्य सरकार बनाएंगे। और समवर्ती पर दोनों मिलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन होता है जो कि राज्य सूची पर विषय भी कौन बनाते हैं? केंद्र यानी संसद बनाते हैं। ऐसा कौन कौन कंडीशन है? एक आर्टिकल 250 है, एक आर्टिकल याद रखिएगा 249 है, और एक आर्टिकल 252 है, और एक आर्टिकल 253 है। इन सभी बातों को एकदम याद रखनी है। यहाँ से प्रश्न आपके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी में पूछा जाता है। 249 में क्या बोला गया? अगर राज्य की जो है राष्ट्रीय विफलता समाप्त हो गई है तब उस समय जो है केंद्र बनाएगा शासन, ये चीज इसमें बोला गया है। 250 में बोला गया है अगर जो है याद रखिएगा केंद्र में जो है राज्य में बोल सकते हैं आपातकाल लागू हो। क्या हो? आपातकाल लागू हो। आपातकाल की चर्चा 352 में की गई है। अगर आपातकाल लागू हो राज्य में तो उस समय जो कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। ये चीज बात की गई है। 252 में क्या बोला गया है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर बोल सकते हैं दो से अधिक राज्य अगर बोले कि संसद से अनुमति लेके आप ही कानून बनाइए, अगर बोल सकते हैं दो राज्य मिलकर अगर संसद को अनुमति दे तब जो है संसद कानून बना सकती है। यहाँ पर देखिए 352 के अंतर्गत ये ठीक है। देश के दो या दो से अधिक विधानसभा अनुमोदित करे, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 253 में क्या बोला गया है? याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय, क्या बोलेंगे? कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता अगर करना हो तब कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। तो इस दोनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया? तो ये 1993 में। कब अपनाया गया? 1993 में। याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंध से। और सरकारिया आयोग याद रखिएगा इनका गठन हुआ था 1983 में, और ये अपना रिपोर्ट जो दिए थे याद रखनी है कब दिया था? 1988 में दिए थे, ठीक है? इन सभी बातों को याद रखनी है। आगे के सवाल को हम लोग देखेंगे। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। क्या बोलेंगे? देश की कुल जनसंख्या से अगर राष्ट्रीय आय को भाग दीजिएगा तो आप जो है प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। भारत में अभी बार 3 बार विमुद्रीकरण हो गए हैं। एक हुए हैं 1946 में, एक बार हुए हैं 1978 में, और अभी जो है एक बार हुआ था याद रखनी है 2016 में। ये विमुद्रीकरण करने का मतलब हुआ जैसे कि 2016 में आपको पता होगा कि 500 और 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट लाया गया, इसी को बोलते हैं विमुद्रीकरण। अवमूल्यन भी भारत में 3 बार हुए हैं। एक हुए हैं 1949 में, और एक हुए हैं 1966 में, और एक हुए हैं 1991 में। 2 बार हुआ है, लेकिन इसको एक ही बार लेके चलिए। तो इसको एकदम याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, बिल्कुल ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। दुग्ध उत्पादन क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति। क्या बोलेंगे? श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन क्या हो जाएगा? नीली क्रांति। उर्वरक क्या हो जाएगा? भूरी क्रांति। क्या हो जाएगा? 1 3 2 4। 1 3 2 4 कहां पर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरेट डोमल मॉडल आधारित है, बिल्कुल ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल है, बिल्कुल ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना है। तो ये तीनों का तीनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे के सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर संबंधित है। अप्रत्यक्ष कर की बात करेगा तो ये रेखी समिति से संबंधित हो जाएगा। बंचू समिति जो है याद रखनी है, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। चलिया समिति जो है ये याद रखिएगा, कर समिति से संबंधित है। और सरकारिया तो अभी तुरंत हमने बताया केंद्र संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। आगे की सवाल देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है। ये किस पर हो जाएगा आधारित? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित हो जाएगा। तो ये चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आवेग का पीमिया सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर बात करेंगे आवेग। देखिए साइंस का क्वेश्चन है, आवेग बराबर फार्मूला पहले लीजिए, बल गुना क्या होता है? समय होता है। और बल को किस में हम लोग लिखते हैं? एफ गुना एम। एफ बराबर होता है एम ए। क्या होता है? एम ए, यानी बल गुना त्वरण, और समय को समय ही बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है एम को हम लोग क्या लिखते हैं, किस में डिनोट करते हैं? एम में करते हैं। और एम का क्या होता है? एम ही होता है। केजी को हम लोग एम लिखते हैं तो एम ए हो जाएगा, एम हो जाएगा। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एल टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। और समय का यहाँ पर टी हो जाएगा। अब देखिए इसको जब पूरा रखिएगा तो एम एल टी टू है, यहाँ पर वन है, तो इसको घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। इसको डिनोट करेंगे इस तरह से, एम एल टी माइनस वन हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? तो अधिकतम हो जाएगा सीमांत घर्षण बल। देखिए घर्षण बल की बात करेगा तो एक होता है स्थैतिक, क्या बोलेंगे? स्थैतिक। उसके बाद याद रखिएगा एक होता है लोटनिक, क्या बोलेंगे? लोटनिक। एक होता है आपका सर्पी, क्या बोलेंगे? सर्पी। और एक आपका होता है सीमांत। तो सबसे अधिक पूछेगा सीमांत और सबसे कम पूछेगा तो आपको हो जाएगा लोटनिक। इसी को बोलते हैं बेलन घर्षण भी, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यह कथन किसका है? किरचॉफ के नियम पर है। किसका बोलेंगे? किरचॉफ का नियम। कहने का मतलब हुआ ठंडी दिन में आप एक लकड़ी लीजिए और एक बोल सकते हैं आप जो है लोहा का लीजिए टेबल। दोनों को अगर ठंडी दिन में छोड़ दीजिएगा तो सबसे अधिक ठंडा कौन हो जाएगा? लोहा होगा। और धीरे धीरे ठंडा कौन होगा? तो याद रखिएगा लकड़ी होगा। लेकिन अगर जो जल्दी ठंडा हुआ वो उतना जल्दी गर्म भी होगा। और लकड़ी अगर ठंडा हो गया तो ये धीरे धीरे गर्म होगा। ये चीज बोला गया किरचॉफ का नियम। जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वही अच्छे अवशोषक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए सिर्फ अगर प्रतिरोध रहता तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ओम को हम लोग इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध है तो ये ओम मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? देखिए बात करेंगे तीन को लिखिएगा, जैसे लोहा निकेल और कोबाल्ट। लोहा निकेल और कोबाल्ट याद रखिएगा। कोनील, क्या बोलेंगे? कोनील बोलते हैं, कोनील। कोनील मतलब याद रखिएगा कोबाल्ट निकेल लोहा ये जो है चुंबकीय पदार्थ हैं। क्या बोलेंगे? चुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनुचुंबकीय कौन हो जाएगा? गंधक, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक पूछा जाएगा आपको पराचुंबकीय पदार्थ, जैसे हो गया एल्युमिनियम हो गया, आपको हो जाएगा याद रखिएगा एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब जो है पराचुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर करता है। और यहीं पर याद रखिएगा मृग मृज का, क्या बोलेंगे? मृग मृज का। जैसे कि याद रखिएगा आप रेगिस्तान या रोड पर चलिएगा तो आगे आपको पानी दृश्य होगा, तो वो मतलब कि पानी रहता नहीं है, वो आपको जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। व्यतिकरण जैसे आप मान के चलिए साबुन, साबुन में झाग में जो बोल सकते हैं, साबुन के झाग में जो लाइट होता है उसको बोलते हैं व्यतिकरण। अपवर्तन मतलब हुआ जो भी झूठी घटना हो, क्या बोलेंगे? झूठी घटना। जैसे बोल सकते हैं कि पानी, पानी वाला जितना भी फैक्ट होगा उसमें अपवर्तन लगाना। जैसे पानी में जो बाल्टी में सिक्का मुड़ा हुआ प्रतीत दिख रहा है, छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत दिख रहा है, उन समय में हम लोग अपवर्तन दिखाएंगे। प्रकीर्णन जिसमें भी रंग वाला घटना होगा, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये किसके द्वारा? प्रकीर्णन के द्वारा। सूर्य जब सूर्यास्त होता है तो वहां पर लालिमा युक्त दिखाई देता है। ये सब रंग का जहां भी बात आएगा प्रकीर्णन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने से अधिक संभावना है? देखिए अखबार नहीं पढ़ रहा है मतलब उसको नजदीक का वस्तु नहीं पढ़ रहा है। क्या बोलेंगे? नजदीक का वस्तु नहीं पढ़ रहा है। अगर वो नजदीक का वस्तु नहीं पढ़ रहा है तो वो जो है दूर का वस्तु देख रहा है, और जो वस्तु देख रहा है वही उसको दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष तो हम लोग किस लेंस से दूर करते हैं? उत्तल लेंस से दूर करते हैं। और अबिंदुकता की बात करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो होता है इसमें बोल सकते हैं ये मतभेद नहीं कर पाते हैं।
और ये जो है बेलनाकार लेंस द्वारा दूर होता है। किसमें? बेलनाकार लेंस द्वारा दूर होता है। जरा दूरदृष्टि, इसमें दोनों लेंस खराब हो, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, बाइफोकल लेंस के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष की बात करेगा तो ये अवतल लेंस के द्वारा जो है समाप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनवाया गया है? मुंगेर में। कहाँ पर? मुंगेर में बनाया जा रहा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकंडलित संरचना को उपस्थित बंध का प्रकार होता है, हाइड्रोजनिक बंध होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे यहाँ पर डीएनए। डीएनए का याद रखिएगा डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, और ये किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे डीएनए में जो हाइड्रोजन बंध होता है, इसमें 4 कोशिका रहते हैं। एक होता है आपका थाइमिन, क्या होता है? थाइमिन। एक होता है एडेनिन, क्या बोलेंगे? एडेनिन। एक होता है आपका ग्वानिन, क्या बोलेंगे? ग्वानिन होता है। और एक होता है साइटोसाइनिन, क्या बोलेंगे? साइटोनिन। ठीक है, साइटोनिन बोल सकते हैं, साइटोनिन। तो इसमें जो थाइमिन और एडेनिन जो है, एडेनिन में जो डबल बॉन्ड होता है और इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। और यहीं पर बात करेगा आरएनए में, आरएनए में भी यही होता है, सिर्फ जो है थाइमिन के जगह पर क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है। तो इन सभी बातों को भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और फॉर्मिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा लाल चींटी में पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का हम लोग प्रयोग कहाँ पर करते हैं? सिरका में। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, याद रखिएगा, कोई भी बैटरी होता है, गाड़ी का बैटरी होता है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसका पीएच मान सुमेलित है? तो इसमें सभी का HCl जो है 0 हो जाएगा, नींबू का रंज 2.5, NaH 13 हो जाएगा, और शुद्ध जल 7 हो जाएगा। तो इसका एकदम याद रखिएगा पीएच मान, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। और इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने। और कब किया था? 1909 में। ये जितना भी बात बताई, ये सभी बात जो है पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाई से दाई और जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन औसत है, यानी कि गलत है? गलत यहाँ पर आपको चूज करना है। देखिए इस तरह से जो है आपका आवर्त सारणी होता है, आपको पता है इस तरह से होता है। ठीक है, अगर बात करिएगा इधर जो है क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है? धातु। इधर की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? दायां तरफ हो गया, और ये आपका क्या हो गया? बायां तरफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। अगर आप बाई से दाई जाइएगा, बाई से दाई जाइएगा, तो धातु प्रकृति घटेगा कि अधातु? तो धातु जो है घटेगा, लेकिन याद रखिएगा अधातु जो है बढ़ेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, नहीं बढ़ती है। धातुओं की प्रकृति जो है घटती है, तो ये तो सही हो जाएगा। गलत यहाँ पर पूछ रहा है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। परमाणु स्थलता में इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, नहीं। जब धातु इधर अधातु होगा तो एक प्रकार तो ये तो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अधातु अम्लीय होते हैं, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिसका पास ज़्यादा होगा वो दान क्यों करेगा? वो तो ग्रहण करेगा। यही आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए झूठा सोना किसको बोलते हैं? तो FeS2 को बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आयरन पायराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और नेपाल की परियोजना है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? तो ये हो जाएगा साइक्लोनाइट। क्या बोलेंगे? साइक्लोनाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा हार्मोन, यहाँ पर हार्मोन होगा, लरो या उरो नाम कहलाता है? तो एड्रीनलिन होता है, और इसको हम लोग 3F हार्मोन भी बोलते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा। इंसुलिन जो है, याद रखिएगा, अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। क्या बोलेंगे? अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये आज हमने आपको 50 क्वेश्चन कराया। उम्मीद है कि आपको ठीक लगा होगा। कैसा लगा है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ये डेली आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये भी आपको बतानी है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सुबह के होमवर्क सीरीज में। जय हिंद, जय भारत। कई विद्यार्थी बोल रहे थे कि 75 वाला जो है होमवर्क सीरीज क्यों नहीं आ रहा है? तभी जो है होली का छुट्टी है, इसीलिए नहीं आ रहा है। तब तक जो है जितने भी बैच में होमवर्क सीरीज हुए हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।